अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। निम्रा एंड जेनिफर बेटा उनको बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी से काइंडली, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे और इस क्लास में हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेल ओके बेटा, एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। डायबिटीज़ बेटा हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हुई है। Okay, diabetes definitely is an endocrinic disorder instead of that. But you say some others disorders cannot comes under the category of endocrine or metabolic disorders. For example, मैं अगर कहूँ कि थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, मैं अगर कहूँ कि ग्रोथ हार्मोन का कोई प्रॉब्लम है, डू यू थिंक इट कम्स अंडर मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर? व्हाट यू से? और बाकी लोग कहाँ पे हैं, क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? ओके, सो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर हमने मेनली डिस्कस करना है ग्रोथ हार्मोन को, और नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थायराइड के रिलेटेड भी चीज़ें, लेकिन इसमें मेनली हमने ग्रोथ हार्मोन के रिलेटेड डिस्कस करना है। और टेस्ट बेटा, आई थिंक मैंने आपको कहा था कि लीवर सिरोसिस का। निमरा आपको नहीं पता बेटा, बाकी क्लास को पता है, आपको नहीं पता है ना? कि 13 को हमने प्लान किया था, 13 अप्रैल को एक लीवर सिरोसिस का क्विज है, ठीक है? ओके, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में आपको क्या पता है? ग्रोथ हार्मोन क्या करता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रिलीज कैसे होता है? ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स क्या है? कभी आपने दिया था बेटा सारा टेस्ट बेटा दिया था? आप बेशक मेरी प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लें, उसमें हमने डिस्कस किया था कि टेस्ट मैंने लीवर सिरोसिस कंप्लीट किया था, और मैंने आपको बताया था कि लीवर सिरोसिस का नेक्स्ट वीक में हम क्विज अटेम्प्ट करवा लेंगे, ठीक है? ओके, एनी हाउ लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आप ये बताएं कि ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? कोई सी लेटर सीका के बारे में सुना होगा आपने, कोई पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के बारे में सुना होगा। ये क्या होता है, एनी आइडिया? ग्रोथ हार्मोन या कोई भी हार्मोन कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, कंट्रोल कैसे होता है पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अलावा? क्या कोई कंट्रोल सेंटर होता है, क्या कंट्रोल हो रहा होता है या नहीं, या डायरेक्ट टाइम ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है? व्हाट यू से? एंड इम्पोर्टेंटली, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है तो उसके क्या हो सकते हैं? अगर कम सिक्रीट होगा तो उसके डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंटली, जिंजुटिज्म क्या है, एक्रोमेगैली क्या है, डिपार्फिज्म क्या है, ये भी हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोस्टली हमने ये भी सुना था कि एंडोक्राइनिक सिस्टम जो है ये स्लोली और
स्लोली और प्रोग्रेसिवली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, लेकिन इसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये रैपिडली चीज़ों को की होम्योस्टेसिस करवाता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता। जैनी बेटा टेस्ट का बोला हुआ है और मैंने मेंशन किया हुआ है, ओके, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एनीहाउ फिलहाल ये डिस्कस करते हैं। बात कर रहे थे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम की। तो हम बात कर रहे थे कि एंडोक्राइनिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहा होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि इसने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवाना होता है, लाइक इसने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिलीज करवाना होता है, या इसने न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये होता है कि आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली चीज़ों को मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रैपिडली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, विद इन मिनट्स टू सेकंड्स करता है, लेकिन ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मिनट टू सेकंड्स में करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, आवर्स टू डेज के अंदर कंट्रोल करता है। निमरा आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ओके, लेटर ऑन डिसाइड करेंगे ब्रेक के अंदर ना। अभी बेटा आप फिलहाल ये सुन लें, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ था, मेरा ख्याल है कि लास्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आप लोगों के पास था और आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो इट्स नॉट माय मिस्टेक, लेकिन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल ये एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन, इंपॉर्टेंटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एनीबॉडी नोज? आप लोगों को थर्ड ईयर में पीरियड है, ओके। ग्रोथ में क्या फ़र्क, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है? व्हाट यू से? अगर आपकी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ रही हैं, आपके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर द ग्रोथ फैक्टर्स। आपकी एक्सट्रीमिटीज़ का बढ़ना, मसल्स का बढ़ना। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपके जो मेंटल एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू ब्रेन, अगर मेच्योरिटी की तरफ मूव कर रहा है, दैट कम्स अंडर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसके अलावा एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपने कभी सुना होगा कि T3 और T4 रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में भी सुना होगा, या TSH के बारे में भी सुना होगा कि ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करवा रहे होते हैं, और उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है, मसल और एडिपोज टिश्यू यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस किया जा रहा होता है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे होते हैं? आपने मोस्टली एल्डोस्टेरोन के बारे में सुना होगा, ADH के बारे में सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज, आपने कार्टिसोल के बारे में भी सुना होगा कि कार्टिसोल क्या करता है, सदर स्टीरॉइड्स हार्मोन्स लाइक प्रेडनिसोन्स हैं या टेस्टोस्टेरोन हैं, दीज आर सेक्स हार्मोन्स। तो ये सारे क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंटली इन कंट्रोलिंग द एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। अब इस लेक्चर्स के अंदर हमने पिट्यूटरी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है, और ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर हाइपोफाइसिस, a P-shaped gland located in the base at the base of the brain, where it lies in the sandal-shaped depression in the sphenoid bone, जिसको हम सीला टर्सिका कहते हैं। और ये हमने फिजियोलॉजी में भी डिस्कस किया था कि सीला टर्सिका क्या है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है। न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया होगा, अडीनो हाइपोफाइसिस के बारे में भी डिस्कस किया होगा कि जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कह रहे होते हैं, और जो इंटीरियर लोब है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मेनली कि ब्रेन की बेस के ऊपर ना एक पी शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। होता कहाँ पे है? स्फीनॉइड बोन के अंदर लोकेट करता है, और उस एरिया के अंदर जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है एक मेकर डिप्रेशन, ठीक है, सैंडल शेप डिप्रेशन होता है, दैट इज नोन एज सीला टर्सिका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शॉर्ट फनल शेप्ड स्टैक होती है
इन्फेंडिबुलम जिसे कहा जाता है। अब इसने क्या करना होता है, ये बेसिकली एक स्टैक होती है, इसने कनेक्ट करना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ। ये यू कैन से कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड with the pituitary gland by a funnel shaped stack that is known as pendulum. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड टू कंपोनेंट्स होते हैं। पोस्टीरियर लोब को हमने अगेन बता रहा हूँ कि न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है और या न्यूरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, और इंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस या ग्लैंडुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं आपको पता है, और इंटीरियर से कौन कौन से रिलीज हो रहे होते हैं। अगर पोस्टीरियर की बात करें तो मेनली 2 हार्मोन्स आर रिलीज, जिसके अंदर एक ADH है और दूसरा ऑक्सीटोसिन है। और इंटीरियर पिट्यूटरी से तो ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज हो रहा होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, सर्टेन अदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली पोस्टीरियर से 2 ही हार्मोन्स की सिक्रेशन हो रही होती है। वन इज ADH एंड सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। हाँ, ओके। Instead of that, interior lobe of pituitary gland produces ACTH। ये आप लोगों को हार्मोन्स का ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ACTH, थायराइड TSH प्रोड्यूस कर रही होती है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंपॉर्टेंटली प्रोलैक्टिन, ये रिलीज हो रहे होते हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। इसके अलावा 4 ऑफ दीज जीन्स के अंदर ACTH है, TSH है, LH है, ये FSH है, और कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एट द एंड उसको सिक्रेशंस और हार्मोन्स को ऊपर जाके इफेक्ट करती हैं और वहाँ से सिक्रेशन रिलीज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम ACTH की बात करते हैं तो ACTH कंट्रोल द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। इसी तरह अगर TSH की बात करते हैं तो TSH कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, LH रेगुलेट्स सेक्स हार्मोन्स एंड FSH रेगुलेट्स फर्टिलिटी। तो ये सिक्रेशंस होती हैं जिनके एग्जांपल्स एक जगह से रिलीज होते हैं और जाके दूसरे हार्मोन्स के ऊपर, ये ग्लैंड्स के ऊपर जाके करते हैं और वहाँ से सिक्रेशन रिलीज हो रही होती हैं, लाइक ACTH या TSH की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि अगर इन एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ जाता है, और प्रॉब्लम्स 2 ही कंडीशन में आता है, या तो हाइपोसेक्रेशन होती है या हाइपर सेक्रेशन होती है। बेटा आवाज़ क्यों कट रही है? अब आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ, ओके। तो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं कि या तो हाइपो फंक्शन होएगा, हाइपोसेक्रेशन होना शुरू हो जाएगी, या हाइपर फंक्शन का मतलब है कि हाइपर सेक्रेशन होना शुरू हो जाएगी। 2 ही मेन पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं हाइपोसेक्रेशन की, कि हाइपोसेक्रेशन क्या होती है, और इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी डिसऑर्डर्स करेंगे, प्राइमरी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, और टर्शियरी डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, या टर्शियरी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या हो रहा होता है। Okay, hypofunctions of endocrine glands can occur for a variety of reasons such as with the absence or impaired। अच्छा, ये एक इनकी आप काज को भी आइडेंटिफाई कर सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि हो सकता है कि ग्लैंड्स है ही नहीं, सिक्रेशन ही नहीं आ रही, देन अल्टीमेटली दैट विल लीड टू कंडीशन ऑफ हाइपोसेक्रेशन। दूसरा ये है कि अगर ग्लैंड है लेकिन उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई। तीसरी कंडीशन ये है कि डेफिशिएंसी और लैक ऑफ एन एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द हार्मोन सिंथेसिस। अब 3 चीज़ें आप फिंगर टिप पे कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि है ही नहीं हार्मोन। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई। तीसरी कंडीशन ये है कि वो एंजाइम जो उसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये 3 कंडीशन सेम टाइम पे हाइपोफंक्शन काज करवा रही होती हैं। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि वो हार्मोन्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या इस्कीमिया की वजह से उसकी डिग्रेडेशन हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गया है। इसके अलावा हो सकता है कि उसके अंदर कोई न्यू प्लास्टिक ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, कैंसर उसकी हो गई है, जिसकी वजह से उसको डिग्रेड करना पड़ा है, ये सर्जिकली रिमूव करना पड़ा है। तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू हाइपोसेक्रेशन। तो हाइपोसेक्रेशन में मेनली याद रखिएगा, पहली चीज़ ये है कि या तो ग्लैंड है ही इनिशियली प्रेजेंट ही नहीं है बॉडी के अंदर। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई, इम्पेयर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ है।
तीसरी कंडीशन ये है कि वो हार्मोन जो उसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड था, ये वो एंजाइम जो उसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड था वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ओके, 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन बेटा ये है कि अगर उसकी तरफ ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाएगी, इम्पेयर्ड होने की वजह से अल्टीमेटली उसके अंदर इन्फॉक्शन होएगा और इन्फॉक्शन विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट ग्लैंड। इसके अलावा उस ग्लैंड का इन्फेक्शन हो गया है, इसके अलावा उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉपर सेक्रेशन नहीं दे रहा। इंस्टेड ऑफ दैट हो सकता है कोई ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया या ऑटोफिगोसिटी स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से वो उसकी डिग्रेडेशन हो गई है। और फाइनली क्या होगा कि हो सकता है उसको कोई न्यू प्लास्टिक ग्रोथ स्टार्ट हो गई है कि उसका कैंसर हो गया है, तो उसको आप इधर कीमोथेरेपी एजेंट से रिड्यूस करवा रहे हैं साइज, या सर्जरी करवा के आपने उसको सर्जिकली रिमूव भी करवा दिया है। Instead of that, there may be a decline in the function with aging, or the glands may atrophy as a result of drug therapy or unknown reasons. इसके अलावा आप कोई सर्टेन ड्रग्स ले रहे हैं किसी और डिजीज को ट्रीट करने के लिए जिसकी वजह से उसके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आ रही हैं। जब एट्रोफी होगी तो हो सकता है उसकी सेक्रेशन विल बी इफेक्टेड। अगर सेक्रेशन इफेक्टेड होगी तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू हाइपोफंक्शन। Instead of that, some endocrinic deficient states are associated with receptor defect. Okay, importantly ये है कि हो सकता है कि जिन रिसेप्टर्स के ऊपर उसने जाके बाइंड करना था वो रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन हो गई है। अल्टीमेटली रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे तो भी उसकी हाइपोस्टेट होना शुरू हो जाएगी। चाहे ग्लैंड ठीक है, ग्लैंड सेक्रेशन दे रहा है, लेकिन वो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर आके इसकी सेक्रेशंस ने, कोई भी ग्लैंड की सेक्रेशन ने आके अटैच होना था, वो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट ही नहीं मिल रही, और वो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स एंटीबॉडीज ने ऑक्यूपाई कर ली हैं या वो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है। तो ये सर्टेन काजेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वो काजेज हैं जो हाइपोफंक्शन को लीड कर रही होती हैं। सॉरी, इसके अलावा हार्मोन रिसेप्टर्स मे बी एब्सेंट, द रिसेप्टर बाइंडिंग्स ऑफ द हार्मोन मे बी डिफेक्टेड, और द सेलुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू द हार्मोन मे बी इम्पेयर्ड। ओके, दो कंडीशन हमने पहले डिस्कस कर ली हैं कि या तो हार्मोन रिसेप्टर्स एब्सेंट हैं, दूसरी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स नहीं है या डिफेक्टिव हो गई हैं, और चौथी चीज़ ये है कि सेलुलर रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, इम्पेयर्ड हो गया है। एंड इट इज़ सस्पेक्टेड दैट in some cases a gland may produce a biologically inactive hormone, or that circulating antibodies may destroy an active hormone before it exerts its okay। अब होता ये है कि कोई भी हार्मोन होता है ना, कोई भी ग्लैंड होता है तो उससे जो सेक्रीशन आ रही होती है दैट इज नोन एज हार्मोन। तो हार्मोन क्या होते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। अब हो सकता है कि बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडीज सक्रीट हो रही हैं, वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उन एक्टिव हार्मोन्स की डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। अगर हार्मोन की डिस्ट्रक्शन होएगी तो अल्टीमेटली दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं होएगा तो वो अपना एक्शन शो नहीं कर सकता। तो ये सर्टेन कंडीशंस हैं, अगर आप फिंगर टिप पे करना चाहते हैं तो इसको रिवाइंड कर लेते हैं। पहली कंडीशन हमने ये कहा है कि हो सकता है कि हार्मोन ही नहीं है। दूसरी कंडीशन हमने ये कहा है कि हो उसकी सेक्रीशन इम्पेयर्ड हो गई है, डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होने की वजह से सेक्रीशन इम्पेयर्ड हो गई है। तीसरी कंडीशन हमने ये कहा है कि हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया है, सर्जिकली रिमूव हो गया है, उसके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आ गई हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसका इन्फेक्शन हो गया है, उसके अंदर ऑटोफेगोसिटी स्टार्ट हो गई है, तो ये रिसेप्टर्स नहीं मिल रहे उसको, ये रिसेप्टर्स बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाइड हो गई हैं बाई एंटीबॉडीज़, या जब इनएक्टिव फॉर्म में मूव कर रहा था ब्लड के अंदर तो एंटीबॉडीज सेक्रेट हुई हैं, तो एंटीबॉडीज़ ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि हाइपो फंक्शन के लिए या हाइपो सेक्रेशन के लिए आपकी ये चीज़ें फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके रिजल्ट में हाइपो फंक्शन होगी या हाइपो सेक्रेशन होगी। इसके अलावा न्यूप्लास्टिक चेंजेस हो सकती हैं। न्यूप्लास्टिक चेंजेस में हो सकता है उसकी अंदर कैंसर डेवलप हो गया तो उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ा है। एजिंग के साथ उसकी एट्रॉफी हो गई है, जैसे जैसे एज बढ़ती गई है तो उसके अंदर एट्रॉफिक चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से उसकी सेक्रेशन रिड्यूस हो गई है। तो ये सर्टेन काजेज हैं जो कि हाइपो फंक्शन को लीड कर रही होती हैं, एंड दीस आर द काजेज हियर। ओके, ट्यूमर्स और मास लीजन्स, पिट्यूटरी एडिनोमास हो सकते हैं, इसके अलावा सिस्ट हो सकते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर या अदर लीजन्स हो सकते हैं। ये आप इस स्लाइड्स को 1 मिनट देखिएगा, इसमें कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो लेट मी नो। ओके, ये पोर से डायग्राम ली, अगर आप पोर से पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली यू विल लर्न अ लॉट। एग्जैक्टली सारा बेटा मस्तीनिया ग्रेविस इज एन एग्जांपल। डोपामीन डेफिशिएंसी हो जाती है।
ओके, देख ली। नेक्स्ट है कि हाउ टू मैनेज हाइपोपिट्यूटरिज्म। अगर हाइपोसेक्रीशन हो गई है तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है, और आप कौन कौन से टेस्ट हैं जो रिकमेंडेड होते हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट्स के अंदर हाइपोसेक्रीशन है या हाइपरपिट्यूटरिज्म है। अब हाइपोसेक्रीशन की आपको समझ आ गई है कि हाइपोसेक्रीशन कौन सी कंडीशंस में हो सकती है, उसकी काजेज क्या क्या हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होएगा तो उसको हम कह रहे होते हैं कि देयर इज ए हाइपोसेक्रीशन। अब इसी को हम कह देते हैं कि अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म है, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर सेक्रेशन रिड्यूस हो गई है तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म इंक्लूड्स ट्रीटिंग एनी आइडेंटिफाइड अंडरलाइंग काज। अब पहली चीज़ ये है कि आपने काज को आइडेंटिफाई करना है कि उसके पीछे ये काज क्या है। हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसको आपने पहले डिस्ट्रॉय करना है या एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन नहीं होने देनी। इसके अलावा अगर उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया गया तो अल्टीमेटली उसको आपने क्या करना है कि आर्टिफिशियली जो सेक्रीशंस आ रही थी उसको आर्टिफिशियली आपने मेडिसिन से मैनेज करना है। इसके अलावा अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो आपने इन्फ्लेमेशन को रिमूव करवाना है, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को रिमूव करवाना है। अगर सर्जिकली रिमूव कर दिया तो अल्टीमेटली आपने मेडिकेशन से उसको मैनेज करवाना ही करवाना है। अदरवाइज हाइपोसेक्रेशन होएगी तो उसके नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं, जितने भी कंट्रोल कर रहा होता है हार्मोन कोई भी, तो वो सारे अल्टर्ड हो जाती हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथिरोइडिज्म इंक्लूड ट्रीटिंग एंड आइडेंटिफाइंग ओके हार्मोन डेफिशिएंसी शुड बी ट्रीटेड एज डिक्टेटेड by the baseline hormone level and more sophisticated pituitary testing where appropriate। पहली चीज़ ये है कि आपने पिट्यूटरी टेस्ट करवाने हैं, फिर आपने ये देखना है कि लेवल कितना रिड्यूस हुआ है। ये ना हो कि वहाँ पे एक्यूट डेफिशिएंसी ही नहीं है, जो लेवल है वो बेसलाइन के ऊपर है, ठीक है, और आपने उसको मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया। तो इससे भी ये होगा कि हो सकता है कि वो जो स्टोर पड़ी हुई हैं, हार्मोन स्टोर पड़े हुए हैं, डिग्रेड नहीं हुए, तो वो लेवल उसका मेंटेन कर रहे हैं और आपने आर्टिफिशियली उसको मेडिसिन देने शुरू कर दिए हैं, तो वो हाइपर सेक्रेशन की तरफ जा सकते हैं, हाइपर फंक्शन की तरफ जा सकते हैं। इसलिए आपने पहली चीज़ है कि बेसलाइन हार्मोन का लेवल चेक करना है, और चेक करने से पहले आपने पिट्यूटरी टेस्टिंग के लिए जाना है। एंड कार्टिसोल रिप्लेसमेंट इज स्टार्टेड व्हेन ACTH डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट। कार्टिसोल रिप्लेसमेंट थेरेपी कब स्टार्ट करनी है आपने, जब आपने आइडेंटिफाई करना है कि देयर विल बी अ डेफिशिएंसी इन द ACTH, कि ACTH सेक्रेट ही नहीं हो रहा। And thyroid replacement with the TSH deficiency is detected, and sex hormone replacement with LH and FSH are deficient। अब आपने क्या किया, TSH का लेवल आपने देख लिया। अब TSH ने प्रोड्यूस क्या करवाना होता है, LH और FSH। हो सकता है कि TSH ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, LH और FSH प्रोड्यूस नहीं हो रहा, TSH को रिसेप्टर्स ही नहीं मिल रहे, हार्मोन ही नहीं मिल रहा जहाँ पे उसने जाके एक्ट करना है, और उनकी सेक्रेशंस को, ये हम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी डिसऑर्डर में आपको बताता हूँ कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शरी क्या होता है डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपने ACTH को आइडेंटिफाई करना है अगर आपने कार्टिसोल को रिप्लेस करना है। सेकेंडली आपने अगर TSH, LH और FSH का लेवल देखना है तो आपको उससे पहले TSH का लेवल देखना पड़ेगा कि पीछे से TSH नॉर्मल सेक्रेट हो रहा है और वो LH और ये FSH को ट्रिगर कर रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है कि LH में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि ट्यूमर हो गया है, LH प्रोड्यूस होना शुरू हो गया एक्सेसिव अमाउंट में, पीछे से TSH प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा या TSH उसको ट्रिगर ही नहीं कर रहा। ये भी एक सर्टेन काज हो सकती है।
and growth hormone replacement is indicated for pituitary growth hormone deficiency and is increasingly being used to treat growth hormone deficiency in the adults. इसी तरह अगर आपने ग्रोथ हार्मोन के लिए जाना है तो पीरियड्स के अंदर, पीरियोडिक के अंदर जब बच्चा होता है एडोलेसेंस से पहले पहले, तब आपने क्या करना होता है। अब बेटा आप लोगों ने फिर सारा बेटा ये पहले पढ़ा ही होंगी चीज़ें, इसलिए आपको इजी लग रही हैं, ठीक है। ओके, स्लाइड्स बहुत इजी होती हैं, सारी चीज़ें इजी होती हैं, बस आप लोगों को समझने की ज़रूरत होती है। हाँ ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो आप उसकी एडल्ट एज से पहले पहले ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसको ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं। हाइपर फंक्शन क्या होता है? हाइपर फंक्शन इज यूजुअली इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन। अब हमने पहले कहा था कि भाई हाइपो फंक्शन होती है, दूसरी कंडीशन ये है कि हाइपर फंक्शन होती है, क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन मेनली दो ही एग्जिस्ट करती हैं, या तो हाइपर फंक्शन होती है या हाइपो फंक्शन होती है। ओके, तो हाइपर फंक्शन में क्या क्या हो सकता है? दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन और हाइपरप्लेजिया ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड और फ्रॉम द हार्मोन प्रोड्यूसिंग द ट्यूमर। हो सकता है कि उस हार्मोन का कोई ट्यूमर हो गया, इसकी वजह से उसकी सेक्रेशन एक्सेसिव अमाउंट में शुरू हो गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है उस हार्मोन्स का हाइपरप्लेजिया हो गया है, तो अल्टीमेटली हाइपरप्लेजिया हो, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो, लाइक कैंसर्स, तो ये क्या करते हैं, एमए ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। कोई पीछे काज ही नहीं होती, टीएसएच रिलीज ही नहीं हो रहा, एलएचएमए रिलीज होना शुरू हो गया है, एफएसएच रिलीज होना शुरू हो गया है, ये एसीटीएच बिल्कुल स्टेबल अमाउंट में है, लेकिन हुआ क्या है कि कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो गया है। पहली चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हमने काज को आइडेंटिफाई करनी है, उसके ट्रिगरिंग मैकेनिज्म या स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है कि क्या स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म है। अगर स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म है तो देन आगे हार्मोन्स, टारगेट हार्मोन को आइडेंटिफाई करना है आप लोगों ने। ओके, ट्यूमर कैन प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट आर नॉट नॉर्मली सिक्रेटेड बाय द टिश्यू फ्रॉम व्हिच द ट्यूमर इज ड्राइव्ड, लाइक एक्टोपिक हार्मोन की प्रोडक्शन में। इसके अलावा फॉर एग्जांपल सर्टेन प्रोकोजेनिक ट्यूमर्स एंड अदर कैंसरस ट्यूमर प्रोड्यूस हार्मोन्स सच एज एडीएच एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। अब ये क्या करते हैं, अगर एडीएच प्रोड्यूस होना शुरू हो गया तो आपको पता ही है, आप एडीएच क्या करेगा, यूरिन को कंसंट्रेट करना शुरू कर देगा, वाटर को रिटेन करना शुरू कर देगा, वाटर रिटेन होगा, हाइपरवोलेमिया होगा, हाइपरवोलेमिया होगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम एसीटीएच की बात करते हैं तो हो सकता है कॉर्टिसोल को रिलीज करवाना शुरू कर दे। अगर ट्यूमर हो गया है या ब्रोकोजेनिक ट्यूमर्स हो गए हैं या कैंसरस ट्यूमर्स हो गए हैं जिन्होंने क्या किया, एसीटीएच को ट्रिगर कर दिया, ये एडीएच को ट्रिगर कर दिया, तो ये अगर स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म, स्टिमुलेटरी हार्मोन जितने ज़्यादा रिलीज होंगे वो टारगेट आर्गन से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेशन करवाएंगे। Okay. Instead of that, a clinical example of this phenomena is evidence in the case of women with vaginal small cell carcinoma who also presented with Cushing syndrome. After testing, it was determined that the tumor was secreting ACTH. अब ये देखिएगा कि पेशेंट्स को क्या था, प्रॉब्लम क्या था, अब साथ में क्या प्रॉब्लम था, कुशिंग सिंड्रोम के साथ आई है, लेकिन जब टेस्ट किए गए हैं तो उसमें आइडेंटिफाई क्या किया गया है कि ACTH का लेवल ज़्यादा हुआ है। ओके, अब आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डिसऑर्डर्स की। अब एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इज जनरली कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। प्राइमरी डिसऑर्डर है, सेकेंडरी डिसऑर्डर है, ये टर्शियरी डिसऑर्डर्स है। अब ये इंपॉर्टेंट ये है, ये पहले भी यूएचएस के एग्जाम में आ चुका है कि प्राइमरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं और टर्शियरी क्या होते हैं। ओके, प्राइमरी अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो प्राइमरी डिफेक्ट इज इन endocrine function originate in the target gland responsible for producing the hormone. For example, total thyroidectomy produces a primary deficiency of thyroid hormone. हमने क्या किया, प्राइमरी डिसऑर्डर किया है कि जिसमें जो टारगेट ग्लैंड है जहाँ से सेक्रेशन आनी होती है वो टारगेट ग्लैंड ही नहीं है, प्राइमरी डिसऑर्डर है। सेकेंडरी डिसऑर्डर्स में ये है कि आपका जो टारगेट ग्लैंड है वो नॉर्मल है, लेकिन जो स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है। स्टिमुलेटरी हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे या रिलीजिंग हार्मोन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। प्राइमरी में हमने क्या कहा कि टारगेट ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम है, लाइक थायराइड की अगर हम बात करें तो थायराइड ने क्या करना होता है, T3 और T4 को सिक्रीट करना होता है।
सारा इसका मैं आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आई। पुशिंग सिंड्रोम को ACTH के साथ रिलेट किया है बेटा उन्होंने। आई थी वो पेशेंट्स ट्यूमर के साथ, लेकिन जब उसको टेस्ट करवाया गया था ना तो उसका ACTH का लेवल इंक्रीज हुआ था। ठीक है, मैं लेटर ऑन आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। और सेकेंडरी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी डिसऑर्डर्स की, तो सेकेंडरी डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो टारगेट ऑर्गन होता है ना, ये टारगेट ग्लैंड होता है, वो नॉर्मल होता है। जिस तरह हम ऊपर प्राइमरी की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी में हमने कहा कि थायराइड का प्रॉब्लम है, तो सेकेंडरी में थायराइड ग्लैंड ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? रिलीजिंग या इनिबिटरी फैक्टर्स के अंदर। एंड रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ pituitary gland eliminates ACTH stimulation or adrenal cortex of the adrenal cortex and bring about a secondary deficiency। समझ आइए, सेकेंडरी में रिलीजिंग फैक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम आएगा, और टर्शरी के अंदर रिजल्ट फ्रॉम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फंक्शन। ओके, अब आपको मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जो टर्शरी प्रॉब्लम होएगा ना, आपके कंट्रोल सेंटर के अंदर आएगा। अब कंट्रोल सेंटर आपका क्या है? हाइपोथैलेमस है। अगर हाइपोथैलेमस के अंदर प्रॉब्लम है तो आपका टर्शरी डिसऑर्डर्स है। अगर आपके रिलीजिंग या इनिबिटरी हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम है तो आपका सेकेंडरी डिसऑर्डर है। और अगर टारगेट ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम है तो आपका प्राइमरी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मोर इजी हो गया आप लोगों के लिए। पहली चीज, हमने टर्शरी की तरफ आ जाए। टर्शरी का मतलब ये है कि हो सकता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर प्रॉब्लम है। अगर हाइपोथैलेमस के अंदर प्रॉब्लम है तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और टारगेट ग्लैंड अंडर स्टिमुलेटेड है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से ना कोई ट्रिगर जाना है और उसने ना रिलीजिंग या इनिबिटरी हार्मोन को ट्रिगर करना है। अगर वो ट्रिगर नहीं होंगे तो आपके जो टारगेट ऑर्गन की सेक्रेशन है वो रिलीज नहीं होगी। तो इसलिए अगर टर्शरी डिसऑर्डर है, टर्शरी डिसऑर्डर होने के रिजल्ट में आपकी जो पिट्यूटरी और टारगेट ऑर्गन्स हैं वो अंडर स्टिमुलेटेड रहेंगे, हाइपोसेक्रेशन को लीड कर सकते हैं, हाइपर सेक्रेशन को लीड कर सकते हैं। ओके, सेकेंडरी डिसऑर्डर्स में हमने ये कहा है, पहली चीज ये है कि कोई भी हाइपोथैलेमस से सेक्रेशन आ रही होती है। उसके बाद आपका रिलीजिंग या इनिबिटरी प्रॉब्लम है। रिलीजिंग प्रॉब्लम है या इनिबिटरी प्रॉब्लम है, दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी डिसऑर्डर्स। और प्राइमरी डिसऑर्डर्स आपका टारगेट ग्लैंड है। ठीक है, याद रहेगा। प्राइमरी डिसऑर्डर, सेकेंडरी डिसऑर्डर और टर्शियरी डिसऑर्डर ऑर्डर्स विद एन एग्जांपल आपको नहीं बोलना चाहिए। प्राइमरी में आप थायराइड ग्लैंड के एग्जांपल ले सकते हैं कि टोटल थायराइडेक्टमी करवा दी गई है, सर्जिकली रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड प्राइमरी डिसऑर्डर्स है, ग्लैंड ही नहीं है। दूसरी कंडीशन में सेकेंडरी में आपका रिलीजिंग या इनिबिटरी हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, रिलीजिंग या इनिबिटरी ट्रिगर ही नहीं आ रहा। और टर्शरी में मेन आपके हाइपोथैलेमस जहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं, होमियोस्टेसिस मेंटेन हो रही होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, या हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन हो गया, या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फंक्शन डिसफंक्शन हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम टर्शरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। ओके वेल, तो ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स देख लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? और ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो ओके, आप लोग बताएंगे कि ज़रा डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या क्या हो सकते हैं। ओके लिसन, ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की आप लोगों ने आइडेंटिफाई करवाना है।
अगर मैं कहता हूँ कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है CRH, अभी एक डायग्राम सुन लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंटली, कि माइट भी आपको MCQs में हेल्प आउट कर देगा आइडेंटिफाई करने में कि प्राइमरी डिसऑर्डर है, सेकेंडरी डिसऑर्डर है, ये टर्शियरी डिसऑर्डर है। सुनिएगा ज़रा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है। CRH क्या करता है, ACTH के ऊपर एक्ट करता है, पिट्यूटरी के ऊपर, और ACTH क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है, और वहाँ से रिलीज होता है कॉर्टिसोल। अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी डिसऑर्डर्स कहाँ पे है, सेकेंडरी डिसऑर्डर कहाँ पे है, और टर्शियरी डिसऑर्डर कहाँ पे है। हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है। CRH क्या है, कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज होएगा। अब मैंने कहा था कि अगर हाइपोथैलेमस के अंदर प्रॉब्लम है तो दैट कम्स अंडर टर्शियरी डिसऑर्डर। ओके, अब इसने करना ट्रिगर ACTH को, पिट्यूटरी से इसने रिलीज करवाना है। पिट्यूटरी से जो रिलीज हो रहा है दैट इज रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। अगर ACTH के अंदर प्रॉब्लम है दैट इज सेकेंडरी डिसऑर्डर्स। अब ACTH ने क्या करना है, जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करना है। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है, टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ग्लैंड है, और वहां से कार्टिसोल रिलीज होना है। अगर टारगेट ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है तो दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो उसको हम कह रहे होते हैं प्राइमरी डिसऑर्डर्स। ओके, हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होना है। हाइपोथैलेमस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली क्या होगा, टर्शियरी डिसऑर्डर। पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम होएगा ACTH को रिलीज करने में, ये इनहिबिट करने में, सेकेंडरी डिसऑर्डर्स होएगा। एंड इम्पोर्टेंटली एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रॉब्लम होएगा तो दैट कम्स अंडर प्राइमरी डिसऑर्डर्स। ओके, तो इस तरह याद रखिएगा, ACTH कर सकते हैं, कोई भी हार्मोन कर सकते हैं जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर्स आप आइडेंटिफाई कर रहे होती हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि आपका टर्शियरी डिसऑर्डर हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस की वजह से, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा होता है CRH। अगर CRH रिलीज नहीं होएगा तो ACTH प्रोड्यूस नहीं होएगा। ACTH प्रोड्यूस नहीं होगा तो कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा। तो यू कैन आल्सो से कि पिट्यूटरी और टारगेट ग्लैंड्स हाइपोसेक्रीशन में, हाइपोफंक्शन में रहेंगे। ओके, अगर प्राइमरी डिसऑर्डर्स नहीं है, सॉरी टर्शियरी डिसऑर्डर्स नहीं है, मैं कहता हूँ कि CRH ठीक रिलीज हो रहा है और ACTH रिलीज नहीं हो रहा। अगर ACTH रिलीज नहीं होएगा तो अल्टीमेटली आपका टारगेट ग्लैंड ठीक है, लेकिन रिलीजिंग और इनहिबिटरी के अंदर प्रॉब्लम है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी डिसऑर्डर। और अगर सेकेंडरी डिसऑर्डर्स होएगा तो उसकी वजह से जो टारगेट ऑर्गन्स की सेक्रेशन है दैट विल बी हाइपो इन नेचर्स, हाइपो सेक्रेशन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपका हाइपोथैलेमस भी ठीक होगा और जो आपका टारगेट ग्लैंड है वो भी ठीक होगा, लेकिन सेकेंडरी डिसऑर्डर्स होएगा। और अगर आप प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में आपका हाइपोथैलेमस भी ठीक होगा, आपका पिट्यूटरी भी ठीक होएगा, और प्रॉब्लम कहाँ पे होएगा, आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। प्राइमरी डिसऑर्डर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर्स आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये ओके बोलना नहीं चाहिए आपको। ग्रोथ हार्मोन्स की बात कर रहे थे आपको, तो ग्रोथ हार्मोन में आप लोग बता रहे थे कि डिसऑर्डर्स लाइक डिवार्फिज्म हो सकती है, एक्रोमेगैली हो सकती है, जिंजिटिज्म हो सकती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्रोमेगैली, डिवार्फिज्म एंड जिंजिटिज्म, आप लोग बताएं ज़रा। उसके बाद हम इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि एक्रोमेगैली क्या है, डिवार्फिज्म क्या है, और जिंजिटिज्म क्या है। एंड इम्पॉर्टेंटली आप लोगों ने ये भी बताना है कि एक्रोमेगैली और जिंजिटिज्म में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है, कि एक्रोमेगैली कैसे होएगी, जिंजिटिज्म कैसे होएगी, और इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है।
ओके वेल, हाँ फैसल, मैंने अटेंडेंस का नहीं पूछा अभी, मुझे पता है कौन कौन है प्रेजेंट है और कौन कौन एब्सेंट है, ठीक है, आप उसके लिए वरीड ना हो। एक्रोमेगेली, enlargement of hands and feet in the adult, okay. Gingitism तो सर बाई बर्थ ही होती है ना, आयशा, इट्स नॉट नेसेसरी कि gingitism बाई बर्थ हो, जरूरी नहीं है। एक्रोमेगेली अच्छा बड़ों को होती है, छोटों को नहीं हो सकती। ओके, ग्रोथ हार्मोन है gingitism and secretion is dwarfism, ठीक है। Dwarfism is short height, gingitism is tall height of the body. It's सारा बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि tall height को ही हम एक्रोमेगेली, gingitism क्या कह रही हैं आप, डिवार्फिज्म शॉर्ट हाइट होती है, gingitism द tall height of the body। बेटा हाइट के ऊपर भी आप ठीक है बात कर सकते हैं, लेकिन मसल मास के साथ बात करें, मसल मास एक्रोमेगेली। ओके, enlargement of some of the parts of the body like limbs, okay, ठीक है। अब नॉर्मल डेवलपमेंट ग्रोथ एक, ओके, एक्रोमेगेली होगी, gingitism में हाइट इंक्रीज करते हैं, एक्रोमेगेली बोन डिफॉर्मेशन होती है, ओके, ठीक है। चिल्ड्रन में gingitism ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ, ओके, gingitism, अच्छा ठीक है। एक्रोमेगेली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्रोमेगेली बस से ही प्रेजेंट हो। Acromegaly is hypersecretion of growth hormone after the growth age, but gingitism is hypersecretion during अच्छा growth period of the, okay well, ठीक है तालाब। gingitism is abnormal growth in children, okay, enlargement of hand is acromegaly, अच्छा सही है। ओके वेल, तो आप लोगों को हाउ टू नो है एक्रोमेगेली के बारे में, gingitism के बारे में भी, ठीक है। ओके, ग्रोथ हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंटली, जिसका दूसरा नाम भी है सोमेटोट्रोफिन। abnormal growth in children is gingitism, ओके। डिवार्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है सिक्रीशन में, abnormal short stature, ओके, ठीक है। अब आप लोगों ने मेन इसका डिफरेंस अभी तक किसी ने नहीं बताया कि एक्रोमेगेली में और gingitism में मेन डिफरेंस क्या है। अब एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को लेके आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के अंदर अगर अगर हाइपर सेक्रेशन होएगी, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट होएगा, तो उसको एक्रोमेगेली कहेंगे, ये gingitism कहेंगे। अगर ओवरऑल बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो उसको हम gingitism कहेंगे, ये एक्रोमेगेली कहेंगे। मैं आपको हिंट दे दिया है कि अगर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हुआ है तो उसको हम एक्रोमेगेली कहेंगे, ये gingitism कहेंगे। अगर ओवरऑल बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हुआ है तो उसको हम एक्रोमेगेली कहेंगे, ये gingitism कहेंगे। अब ये आप लोग बताएंगे। abnormal growth in children, okay, gingitism, abnormal growth in children, हाँ ओके, ठीक है। सही, स्पेसिफिक पार्ट्स में एक्रोमेगेली है, ओके वेल लरूज, एक्रोमेगेली कहेंगे। एक्रोमेगेली कहाँ कहेंगे बेटा? स्पेसिफिक बॉडी पार्ट ग्रोथ इज एक्रोमेगेली, ओके वेल ओवरऑल gingitism है, ठीक है। हाँ ओके, पेरिफेरल पार्ट बेटा तलहा ये होता है कि एक्रोमेगेली के अंदर ना किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर, लाइक मेरी एक एक्सट्रीमिटीज के अंदर हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है तो उसको भी हम एक्रोमेगेली कहेंगे। एग्जैक्टली स्पेसिफिक हैंड और फीट स्मॉल इलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है एक्रोमेगेली में। और gingitism में क्या होता है नहीं बेटा? ओके ठीक है, वेरी गुड सारा, एग्जाम्पल आपने बड़ी अच्छी दी हैं, वेल सही। अच्छा लेट मी कंफर्म योर अटेंडेंस।
ओके, डांट टेक्स्ट के प्रेजेंट है, मुझे पता है जो लोग प्रेजेंट हैं उसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अटेंडेंस मार्क कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, हैंड और फीट enlargement with broad like finger acromegaly enlargement of bones acromegaly bone growth। ओके, वेरी गुड शबाना, आपने जो एपिफाइसिस की बात की है एग्जैक्टली, वेरी गुड। ओके, सही है। चलें, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज आप लोगों को क्वीज तो बेटा कंफर्म है, बल्कि मैं देखता हूँ आप लोग कह रहे हैं कि मैंने बताया हुआ नहीं है। लेट मी कंफर्म माई रिकॉर्डिंग। मैं लास्ट क्लास का लेक्चर रिव्यू करता हूँ, अगर उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्वीज है तो डेफिनेटली यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वीज। एग्जैक्टली ऐसे आप डेली प्रेजेंट होती हैं, इसलिए आपकी अटेंडेंस पहले बहुत शॉर्ट हो चुकी है। अगर आप 75% के अंदर फॉल नहीं करेंगी तो आपका यूएचएस आपको दाव पे लगा देगा। बेटा जब प्लान आज का है तो हम टेस्ट यूज थर्सडे को क्यों लें। ओके बेटा, मुझे कंफर्म करने दे, रिकॉर्डिंग रिवाइंड करवाने दे, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, लेट मी कंफर्म। और मुझे 110% कंफर्म है कि मैंने आपको बताया हुआ है वेडनेसडे का लीवर सिरोसिस का टेस्ट। और मैंने शॉर्ट स्टिकी नोट्स भी बनाए हुए हैं, और स्टिकी नोट्स मेरे सामने होंगे बेटा, मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलें देखते हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।